बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में सबसे पहले बात होगी पूरे आलम इस्लाम में, पूरी दुनिया में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ गम व गुस्सा पाया जा रहा है, एहतजाज किया जा रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और बारहा ये मुतालबा किया जा रहा है कि फ्रांसीसी मसनूआत का बाइकॉट किया जाए। इसके साथ साथ मुकम्मल तौर पर जो है इस तरह की चीज़ों की मजम्मत की जाए। बहुत बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से कल भी हमने देखा शहर में जुलूस निकाले गए, रैलियाँ निकाली गईं और बारहा ये मुतालबा किया गया कि गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के ख़िलाफ़ जो है वो आलमी सतह पर जो है वो आवाज़ बुलंद की जाए और इसके ख़िलाफ़ फौरी तौर पर कार्रवाई अमल में लाई जाए। सो नाज़रीन, इसके साथ साथ आज के शो में शहर की अहम खबरें भी डिस्कस करेंगे, अहम मामलात पर गुफ्तगू भी करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आज मौसम कैसा रहेगा। वेदर अपडेट्स क्या हैं, जुनेद रियाज से जानेंगे। जी जुनेद, बताइएगा। जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात ने आज भी लाहौर शहर का मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है, लेकिन मौसम में तब्दीली का अमल जो है वो मुसलसल जारी है। शहर में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगर हवाओं की बात की जाए तो आज भी 10 से 15 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी। और अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है कम से कम दर्जा हरारत जो है 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और मौसम में तब्दीली के साथ साथ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 279 पर जो है वो पहुंच चुका है, जो कि शहरियों की सेहत के लिए मौजर है। इस हवाले से माहिरीन का कहना है ना सिर्फ आगाही मुहिम चलाई जाने की ज़रूरत है बल्कि शहरियों को मास्क इस्तेमाल करना चाहिए स्मोक से बचने के लिए, क्योंकि ये नाक और गले की बीमारियों में जो है वो इंसान को मुब्तला कर सकती है। और अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त जो है 62%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 38% जो है हवा में नमी का तनासब रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। और हवा में नमी का तनासब कम होने की वजह से जो है गर्मी और हब्स का जोर भी टूट चुका है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि मौसम जो है वो आइंदा 2 से 3 रोज़ तक खुश्क रहेगा और बारिश का शहर में कोई इम्कान नहीं है। जी, बारिश का शहर में कोई इम्कान नहीं है। जुनेद हमारे साथ मौजूद थे और मौसम की सूरत हाल जो जुनेद ने हमें बताई। अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। नायब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज़ जो हैं वो आज अपनी सालगिरह मना रही हैं और ढेरों सारी उनके लिए दुआएं भी हैं। बहुत सारे लोग उनको सोशल मीडिया पर बर्थडे विश भी कर रहे हैं। तो हमारी तरफ से, सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मरियम नवाज़ को सालगिरह मुबारक। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं मरियम नवाज़ के लिए। अल्लाह ताला उनको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और इसी तरह हज़ारों सालगिरह वो अपनी मनाती रहें। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं। आज की टॉप स्टोरी पहली खबर है, कोरोना और डेंगू के बाद फ्लू का खदशा, इन्फ्लुएंजा की दुनिया से वैक्सीन ताहाल ना पाए। आटा बहरान खत्म करने का नया जतन, फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा 25,000 टन तक बढ़ा दिया गया। पुलिस ब्यूरोक्रेसी के बाद वज़रा की तब्दीली की बारी, इमरान खान ने पंजाब की टीम में तब्दीलियों का हतमी फैसला कर लिया। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए एलडीएस सिटी की 8,500 के नाल अराजी कुर्बान, 7,000 सस्ते घर भी मंसूबे की नजर। सो नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुरे नायाब मौजूद हैं, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम दुरे नायाब, क्या हाल चाल है आपके? दुरे नायाब, पहली खबर की तरफ चलते हैं और पहली खबर हमारे पास
ऑब्वियसली हर रोज़ हम अपने लोगों को बता भी रहे हैं कि डेंगू के साथ साथ अब कोरोना हम देख रहे हैं दोबारा से दूसरी लहर जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था, एक और मसला सर पर आ गया है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी गायब हो गई है। सेहत के मामला तो बहुत ज़्यादा बिगड़ते चले जा रहे हैं। आप देखिए ना, इन्फ्लुएंजा इस वक्त हमें 90% लोगों को मैंने देखा है कि किसी न किसी मामूली जुकाम का शिकार है और वो ये शक करते नजर आते हैं पता नहीं हमें कोरोना तो नहीं हो गया, लेकिन एक्चुअली उनको कोरोना अल्लाह ना करे हो। ये फ्लू है, फ्लू मौसम तब्दील हो रहा है, जब तक प्रॉपर बारिश नहीं होती, सर्दियों की वो ठंड की मुकम्मल लहर नहीं आती, ये छोटी मोटी चीज़ें होती है, नज़ला होता है, जुकाम होता है, गला खराब होता है, गले में खराश होता है। अब लोग खौफजदा इसलिए हैं कि कोरोना ने जितनी तबाही मचा दी है कि मामूली सा वायरस आया और उसने आके दुनिया भर की जिंदगी जो है वो मुंजमद कर दी। और जुकाम से, आपके फेफड़ों से, आपके कंजेशन से, सांस लेने के मामलात से वो डिस्टर्ब करके इंसान को उसकी फ़ानी ज़िंदगी की तरफ ले गया। तो इस वजह से लोगों के अंदर जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कोरोना की वजह से वो बहुत ज़्यादा है। अब मामूली से मामूली बीमारी भी उनको खौफजदा करती है, बुखार उनको खौफजदा करता है, सर दर्द उनको खौफजदा करता है, ज़ुकाम उनको खौफजदा करता है, गला पकड़ा जाए तो खौफजदा करता है। हम छोटे थे और उसके बाद जब हम बड़े भी हो गए तो ये मामूली बातें होती थी और हर सीज़न में ये होता था। हमारे वालिदैन कहते थे कि मौसम की तब्दीली है तो बच्चों ने मामूली जी पैराडोल दियो, डॉक्टर के पास ले जाओ, ये चीज़ें चलती रहती थी। लेकिन इस कोरोना की वजह से जो इस वक्त लोगों की हालत है, जहनी हालत, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और इस पे हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। हमने ये पहले भी डिस्कस किया कि साइकोलॉजिकल इफेक्ट जो है वो बड़ों में अपनी जगह, जो जवान लोग हैं उनके अंदर और बच्चों के अंदर और नफसियाती अमल आ रहे हैं। डेफिनेटली अब ज़ुकाम एक बहुत ही मामूली चीज़ है। अगर ज़ुकाम की दवाई, वैक्सीन भी नापैद हो जाए आपके पास, तो अब कोरोना वैक्सीन पूरी दुनिया को बांटने की बातें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जी कि हम कोरोना जो है तमाम लोगों को देंगे, उसकी वैक्सीन देंगे और उसके बाद ज़िंदगी मामूल पे आ जाएगी। हालत ये है, आपके पास सबसे सस्ती और सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी वाली वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी मौजूद नहीं है। और हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्री में जहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, आपको मामूली से मामूली दवाई के लिए भी डॉक्टर्स के पास जाते हुए आपको बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, पैनाडोल के हसूल के लिए आपको अस्पतालों में दरबदर होना पड़ता है। वहाँ पे वैक्सीन देना और उसके बाद लोगों को पहुँचाना, ये नापैद और ये नामुमकिन वाली बात है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जिस चीज़ की मांग बढ़ जाती है वो ब्लैक में फरोख्त होना शुरू हो जाती है, कीमतें बढ़ जाती हैं। आप देखें अपॉर्चुनिटीज, हम बुनियादी तौर पर मुफाद परस्त लोग हैं और हम अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं और जैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है हम उसके अंदर ब्लैक करके फ़ायदा उठाते हैं। और ये हर मामले में, आपने हफीज सेंटर देखा है, आग लगी है, आसपास के प्लाजो मालकान ने किराए जो है वो डबल कर दिए हैं। भाई अपॉर्चुनिटी आप क्यों उठा रहे हैं? आपका जो किराया आप वो लेके उसको साइड पर करके लोगों को एडजस्ट करें। लेकिन हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है वो लोग गेन करना जो है और उससे फायदा उठाना नहीं छोड़ते। हमारा इंडिविजुअली मिजाज। लेकिन दुर्रे नाब, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि देखिए ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये किसकी है? चीजें मैनेज करना टाइम से पहले। अभी स्मॉग की सूरत हाल आप देख लें, सर पे मुसीबत आती है तो हम उसकी प्लानिंग शुरू कर देते हैं। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो तो अभी तक नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट देने में और क्लीन चिट ना लेने में ही मसरूफ हैं और मोहतरमा जो है वो अपनी भी पार्टी को मुतमईन नहीं कर सकी कि क्या मामलात थे। पूरी पार्टी एक तरफ है, वो एक तरफ है। और जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे, आपके दिमाग पे एक चीज़ सवार हो जाए तो आप छोटी छोटी जिम्मेदारियों से लापरवाह होकर आप पूरे सिस्टम का बेड़ा गर्क कर देते हैं। अब नून लीग और नवाज शरीफ साहब चले गए, अब हमारी वज़ीर सेहत को ये सोचना चाहिए कि पंजाब के हस्पतालों में और लाहौर के ख़ास तौर पर हस्पतालों में कभी ये मामला सामने इस तरह से नहीं आए थे। बहुत थे। आपके अस्पतालों के अंदर लोगों को ट्रीट करने के मसाइल थे, आपके अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों के जो उनके साथ साइलिन का और मरीजों का सलूक था उसके मसाइल थे, आपके डॉक्टरों का अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाने से और अस्पतालों में ना आने के मसाइल थे। लेकिन पैनाडोल ना मिलने का, 3cc का इंजेक्शन ना मिलने का, कोई पायोडीन जो पट्टी लगा के हम सफाइयां करते हैं उसका ना मिलने का, और वैक्सीन ना मिलने का, इन्फ्लुएंजा जैसी जुकाम जैसी बीमारी की मेडिसिन ना मिलने का, ये हालात पैदा हो चुके हैं। और इस पे आपकी मिनिस्टर, आपकी तमाम तर ब्यूरोक्रेसी, इस पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको लेनी चाहिए। इनको लोकल परचेज, इनको जो टेंडर्स हैं, क्योंकि अब तो सर्दियों के मौसम में ये तो टाइम टू टाइम आप मौसम तब्दील होने आप देखना और उसके बाद दोबारा से ये तमाम चीजें जोर पकड़नी है। ठंड आ जानी है, जारी बात ऑब्वियसली थोड़ी लेट हो गई है लेकिन इसने आना है। और जब आना है तो मौसम चेंज के साथ हो सकता है कि बुखार, गले खराब और दूसरी बीमारियों की तरफ भी जाएं जो मौसमी बीमारियां हैं। और हम खौफजदा इस हद तक हैं
कि जो अफोर्ड करते हैं अगर उनको जुकाम हो गया तो कोरोना टेस्ट कराने चले जाते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। किसी को हल्का सा बुखार हो गया वो कोरोना टेस्ट कराने चला जाता है, किसी को गला में खराश हो गई है, कोई ठंडा पी लिया, कोई तुर्स चीज़ खा ली, वो भी कोरोना टेस्ट करने चला जाता है। लेकिन आपके 80-70% लोगों को ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, उनकी जेब इजाज़त नहीं देती कि वो जाके कोरोना टेस्ट कराएं। उन्होंने इस बीमारी को, मौसमी बीमारी को इसी स्टेज पे ट्रीट करना है माइनर दवाइयाँ लेके, और अगर वैक्सीन मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, अस्पतालों में अवेलेबल हो अच्छा, जाए। वैक्सीन मिल जाए और उसके बाद हॉस्पिटल्स में तो अवेलेबल होगी नहीं ना, अब जो हालात आगे हमें नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अलमिया ये है कि आप मेडिकल स्टोर्स पे भी चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकते, कोई आपका ऐसा प्रोसीजर नहीं है कि आप जाके देखें ये चीजें स्टोर करना शुरू कर देते हैं लोग, हमारी जैसे ही मिनिस्ट्री ऐसे खबर। हेल्थ जो है वो अगर सियासत से किसी दौर में फारिग हो गई तो अना ये कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। बार ये है कि वो सियासत से जरा फारिग तो हो जाए, उनको तो पूरी ओपोजिशन के मेडिकल सर्टिफिकेट्स और उनके हेल्थ फैसिलिटीज का रो रहे हैं, वो इस चीज़ से निकले तो उनको पता लगे कि हमने आम शहरी को, सीनियर सिटीजन्स को, अपने अफोर्डेबल सिटीजन्स को हमने क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या किसी ने आके आपको सेहत कार्ड के रिजल्ट्स के बारे में बताया आज तक? बिल्कुल नहीं। आप भी ज़ाहिर बात है प्रोग्राम भी करती हैं, खुद भी फील्ड में जाती हैं, आपके भी 100 लिंक्स में जानने वाले होंगे, किसी ने कहा हो कि हाँ मैं सेहत कार्ड लेके गया या गई और मुझे ये फैसिलिटीज़ मिल गई और मैं तो बड़ी सेटिस्फाइड हूँ, किसी ने नहीं कहा। मैं इतना फिरता हूँ, मुझे आज तक किसी बंदे ने पलट के बात नहीं की कि जी आप बताएं कि जी सेहत कार्ड, आप इतनी तनकीद करते हैं, आप इतनी बातें करते हैं, तो सेहत कार्ड को तो बड़ा फ़ायदा हो रहा है, कोई तो बताए ना आपको, कोई तो आके आपको फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, अकाउंट पे, मैसेज पे, राह चलते दफ्तर में कोई बंदा तो कहे। हम तनकीद बिला तनकीद पे यकीन नहीं रखते, लेकिन हमें ये अब चीज़ें दुखती हैं। आम शहरी को पैराडोल तक दवाई का अगर मुयस्सर ना हो, जुकाम की माइनर सी वैक्सीन ना मिले, तो हम कोरोना से बचाने के दावे, कोरोना से लड़ने के दावे, कोरोना से हम जो है हमने उस पर काबू पाने के दावे जो हैं, और फिर हम बात करें मुफ्त इलाज की, सेहत तरजीह की, फिर वो अल्लाह की मदद के अलावा मुमकिन नहीं है। ये फिर अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है कि जो हो गया वो इनके बस की बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और ये वैक्सीन जो है, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन, आप देखें हुआ क्या, हॉस्पिटलों में तो थी नहीं, और जो थोड़ी बहुत थी वो गायब हो गई। वीवीआईपीज़ हमारे, आपको पता है क्लोज कल्चर है, उनके पास चली जाती हैं, सारी चीज़ें हो जाती हैं, और जो मार्केट में थी वो आपके स्टॉकिस्ट जो है जखीरा दो, उन्होंने गायब कर दी। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप पैदा कहाँ से करेंगे? क्या इसको भी इंपोर्ट करेंगे बाद में, और बाहर से बुला के वो हैवी बर्डन जो है इस वक्त जो डॉलर रेट पहुंच चुका है वो करेंगे? इन हालात पे ये कह सकते हैं कि अल्लाह ही हाफिज है। नाज़रीन, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अभी एक अहम खबर एहतसाब अदालत से आप तक पहुंचानी है, जहां पर पैरागॉन रेफरेंस की ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर हमारे पास है। आटा बहरान खत्म करने का नया जतन, फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा 25,000 टन तक बढ़ा दिया गया है। जी दुर्रे, आप क्या कहेंगे आप? अच्छा, उसके बाद क्या गारंटी है कि 25,000 जो टन इन्होंने कोटा बढ़ाया है उसके अगेंस्ट उतनी ही गंदम जो है वो पिस के मार्केट में आटे की सूरत में आ जाती है, और मार्केट में जब आ भी जाती है तो जो आप कीमत रखेंगे उसके मुताबिक होगी। और वो क्या मैकेनिज्म होगा कि आपके लोग जाके ये चेक करें कि हमने इनको इतने 1000 टन गंदम दी थी, उतने 1000 टन के अगेंस्ट उन्होंने गंदम प्रोड्यूस करके हम बात कर रहे थे आटे के हवाले से जो बयान सामने आया है, कहा जा रहा है फ्लोर मिल्स का गंदम कोटा 25,000 टन तक बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद हालात ठीक रहेंगे, उसकी क्या श्योरिटी है? जी दुर्रे, देखिए उसकी श्योरिटी वज़ीर पंजाब अब ये कह रहे हैं कि इसके बाद हालात बेहतर होंगे और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आएगा। अभी भी 860 रुपये 20 किलो का थैला फराहम करना हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, और आप उसमें सब्सिडी दे के उनको 840 रुपये सहूलत बाज़ारों में दे रहे हैं, ताकि जो आपको 10-20 रुपये उससे बचें उसको आप चिपिंग कर दें कि जी हमने इसको सब्सिडी दी है। लेकिन आखिर कब तक? आप सिस्टम को नॉर्मलाइज करके उसको बेहतर तरीके से चलाने, मॉनिटरिंग के निज़ाम को बेहतर करने, और इकनॉमिक्स का असूल है जो सप्लाई एंड डिमांड के मुताबिक, उसमें इस्तेहकाम लाने के बाद ही किसी चीज़ पे आप बेहतरी ला सकते हैं। कब तक आप ये सरकार के पैसों से उसको सब्सिडाइज करके वो सारी चीज़ें जो आपको हकीकतन आपको फराहम करनी चाहिए, और आपको अपना इतना बेहतरीन सिस्टम बनाना चाहिए जो पहले भी कभी चलता रहा है। बहुत ज़्यादा बिगाड़ कभी आता नहीं था इस तरह से, और अगर आता भी था तो इतना तवील नहीं होता था कि हुकूमत बार बार जो है वो हाथ खड़े कर दे। कभी वो गंदम बाहर से मंगवाने के लिए दौड़े, कभी वो कोटा बढ़ाने के लिए दौड़े, कभी वो किसी माफिया पर लगाम डालने की कोशिश करे, कभी वो किसी माफिया के आगे हाथों ब्लैकमेल हो। ये वाले जो हालात हैं हमेशा जो है वो बहुत ही चंद दिनों के लिए आते थे और चले जाते थे। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता 6 से 7 माह तक
अब हो चले हैं और हुकूमत इससे निपट नहीं पा रही, क्योंकि हम बार बार ये बात पे जोर दे रहे हैं और हम ये भी कह रहे हैं कि खुदा के लिए इसकी मॉनिटरिंग करें, इसकी 100% आप सप्लाई और डिमांड के मुताबिक देखें कि अगर आपने जितनी गंदम दी है फ्लोर मिल्स मालकान को, उसके अगेंस्ट कितना आटा निकला और जितना आटा निकला है क्या वो आपकी मार्केट की डिमांड को पूरा कर भी रहा है या नहीं। बिल्कुल, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि एक बंदा आ गया है और उसका डाटा ले पहले भी हमने देखा कि ज्यादा नाकिस प्लानिंग की वजह से हालात खराब हुए हैं और अब भी अगर ये प्लान प्रॉपर नहीं किया जाता तो हालात ऑब्वियसली। और इस अफरा तफरी के आलम में है ना, ये होगा क्या कि आप सब स्टैंडर्ड आटा है, आप जो बहुत अच्छा और हिफाज़त सेहत के असूलों के मुताबिक नहीं है वो भी मार्केट में निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और सरकार के खाते में आप वो तमाम तर आटा जिसमें से चौकर मैदा हर चीज़ बाहर होगी, उससे आप एक्सक्लूड करके जो मार्केट में जाता है छानबूरा टाइप का माजरत के साथ, आप वो लोगों को देंगे सस्ते बाज़ारों में। जो आपके मॉडल बाज़ार हैं, आपके सहूलत बाज़ार हैं, इस चीज़ की एश्योरिटी को भी देखना चाहिए कि क्या वो आटा इतना रिच है, इतना हाइजेनिक है और इतना आपका उसके अंदर इतनी ज़्यादा उसमें ताकत है कि वो तो लोगों को फराहम करे। एक चैलेंज बना है तो आप जो चीज़ें आप मेंशन कर रहे हैं वो तो मुझे कभी भी पॉसिबल होती नजर नहीं आ रही। आप जितना भी आटा सस्ता कर दें, आप जितनी भी कह दें जी हमने आटा सस्ता कर दिया, भाई ऊपर कौन लेके गया आटे को? 860 रुपए पे कौन लेके गया? और फिर 860 रुपए भी अगर आप वो क्वालिटी फराहम नहीं कर पा रहे जो पिछली गवर्नमेंट में अगर पिछले सालों में देखें 650, 625, 620 रुपए में फराहम होती रही है और हद 700 रुपए में भी मिलता रहा है, तो फिर क्या फायदा इतनी एक्सरसाइज का? इन द एंड ऑफ टाइम आपने उसकी बेहतर कर दी, चले मान लीजिए आपने रसद और तलब के निजाम को बेहतर कर दिया, लेकिन उसके अंदर इतना सब स्टैंडर्ड आटा हो कि उसकी रोटी भी जो बनते हुए और खाते हुए अगले बंदे को लग पता जाए, तो फिर ऐसी क्या एक्सरसाइज का फायदा होगा जिसमें आप हिफाज़त सेहत के मुताबिक किसी आम शहरी को अच्छा आटा अच्छी रोटी फराहम करनी नहीं पा रहे। बिल्कुल ऐसे फिर वही कहेंगे वो जो तमाम तनकीदें थी जी, सस्ती रोटी स्कीम लॉन्च कर दी मियाँ साहब ने, फिर मियाँ साहब ने ये कर दिया, आप तो उसी तरफ जाते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे नहीं लग रहा कि हम उससे कुछ डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही की स्टेटमेंट मेरे सामने है। कल उन्होंने कहा कि गंदम की फीमन इमदादी कीमत सिर्फ 200 रुपए बढ़ाकर किसानों के मजाक उड़ाया गया है, कम अज कम कीमत 2000 मुकर्रर की जाए। किस तरह देखते हैं स्टेटमेंट को? मैं तो बहुत अच्छा और ख़ुद इसको जो है ना कहूँगा कि बहुत ही ज़बरदस्त बयान है, और इससे मैं कल इसका फीडबैक देख रहा था मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, हमारी न्यूज़ के सिटी 42 के पेज पे ही लोग इसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे और लोगों ने इसको इंडिपेंडेंटली भी देखा कि ठीक है, एक बात किसी ने मजदूरों की बात किसी ने किसानों की और उस डिप्राइव्ड तबके की जो पिसा हुआ है, जो दबा हुआ है, जिसको उसका रेट नहीं मिलता। अगर वो गन्ने की बात हो, गंदम की बात हो, कपास की बात हो, कोई तो बात करे, कोई तो ऐसा लीडर हो जो इनको समझता हो, कोई तो ऐसा लीडर हो जो खित्ते को समझता हो और उनकी बात करने के आगे पहुंचाए। असेंबली में बैठे हुए स्पीकर अगर पंजाब असेंबली ये बात करेंगे तो उनका कहना भी मानी रखता है और उनका कहा जाना भी वजन रखता है, और इस पे हुकूमत पंजाब को सीरियसली सोचना चाहिए कि गंदम के रेट को जो बनता है वो देना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं, गंदम का रेट दें या आप ना दें, आपसे आटे की सूरत हाल बेहतर होती नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे एक इतना मुश्किल काम आपने कर दिया है, इतना ज्यादा चैलेंज बन गया है, इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया है। जवाब आपके सस्ते सहूलत बाजार का भी दुरे नया पेश किया जा रहा है कि वहां पर सस्ता आटा जो है मौजूद है, शहर जाकर सस्ता आटा ना 20 रुपए सस्ता है ना। आप देखें ये कितनी तेजी के साथ 600 कुछ रुपए से 860 पे पहुंच गई बोरी, और 860 भी आप 900 रुपए से वापस लेके आए। आपने 860 अनाउंस किया, बाजार में 900 रुपए बोरी मिलना शुरू हो गई, और उसके बाद आप 860 पे लाके अगर 20 रुपए सब्सिडाइज कर रहे हैं उनको, 840 पे लेके जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। कुछ वक्ती तौर पे इस्तेहकाम है कि आपने एक चीज को प्रोवाइड कर दिया, लेकिन 840 रुपए में भी जो चीज आप दे रहे हैं उसके स्टैंडर्ड पे भी क्वेश्चंस हैं। फिर उसके बाद आप इसको कितनी देर तक 840 पे बरकरार रख सकेंगे, ये बिग क्वेश्चन है। सवाल है। उसके बाद आपने 25,000 टन कोटा बढ़ा दिया जी, मान लिया, उसके बाद क्या एश्योरिटी है कि ये सप्लाई जो है वो आपको फ्लोर मिल मालकान देंगे और आपको सहूलत बाजार खत्म करने की तरफ लेके जाएंगे? कोई गारंटी नहीं है। हम तो ये फोर्स ही कर रहे हैं कि सहूलत बाजार जो है ना, इनको 1-2 माह चलाने पड़ेंगे, क्योंकि ये इस्तेहकाम और ये स्टेबिलिटी नाती नजर नहीं आ रही। तो नजर नहीं आ रहा आपको। महंगाई हर
रोज अब आप देखें, एक चीज मेंशन कर रहे हैं, महंगाई कंट्रोल अब नहीं चौधरी परवेज इलाही साहब कितने विजन वाले लीडर हैं, खुद भी वो वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। ये कोई वो बात नहीं कि ओपोजिशन में बैठा बंदा या एक MP लेवल का बंदा ये बात कर रहा है जिसने कभी कोई मिनिस्ट्री नहीं चलाई, जिसने कभी कोई वजारत और उसके अंदर किरदार नहीं अदा किया। ये बंदा वो बात कर रहा है जिसने खुद इस सूबे को चलाया है और वो उसका बैकग्राउंड एक किसान खित्ते से है, गुजरात से। वो इस चीज़ को समझते हैं कि गंदम जब तक आप डायरेक्ट परचेज करके उसका हक आप किसान को नहीं देंगे तो आपको इसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप कब तक लोगों की हमारे टैक्सों का पैसा इन फ्लोर मिल मालकान के कोटों में गंदम में झोंकते रहेंगे और उसके बाद भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे? आखिर कब तक आपको किसी जगह तो ठहरना पड़ेगा। खैर, इसको हम ये कह सकते हैं कि फिलहाल तसल्ली दी गई है, आगे हालात क्या होंगे वो तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। अगली खबर की तरफ चलेंगे और अगली खबर हमारे पास है पुलिस ब्यूरोक्रेसी के बाद वज़रा की तब्दीली की बारी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज शहर का दौरा करेंगे और अहम फैसलों की तवक्को भी की जा रही है। हालात जो हैं वो सामने हैं हमारे। बारहा वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि महंगाई को कंट्रोल किया जाए। दुर्रे ने आप खुद वज़ीर आज़म ने कहा कि मेरी रात की नींदें उड़ गई हैं महंगाई की वजह से, चीज़ें तो फिर भी कंट्रोल नहीं हुई। चलिए, शुक्र है अगर वो ये समझते हैं कि सोच के आप बोले कि मैंने कहा अगर शुक्र है कि मुझे हैरानी हुई है कि अगर वो ऐसा समझते हैं और उन्होंने ये चीज़ को सोचा है कि उनकी नींदें उड़ गई है, क्योंकि हमें तो नींदें आ ही नहीं रही बहुत अच्छे से। और एक आम जो तनख्वाहदार तबका है अब वो भी इतना डिस्टर्ब है। जब लोग कुछ खाएंगे नहीं, लोगों की जेब खाली होगी, घरों में बीमारों के लिए दवाएं नहीं खरीद सकेंगे तो मैंने बहुत सारी मिसालें ऐसी दी है कि लोग अब बहुत सारी चीज़ें छोड़ गए हैं जो कभी वो खा लेते थे। कोई अच्छा फल खा लेते थे, कभी महीने में हफ्ते में एक दफ़ा कुछ, वो अब रिवायात नहीं रही। और आप देखती हैं कि कितना ज़्यादा फ्रूट मार्केट में पड़ा है, रेडियाँ भरी हुई हैं, आपको जगह जगह नज़र आएगा और शाम तक वो बेचारे बैठे होते हैं, ख़रीदने वाला कोई नहीं होता। उस तरह से आपको एक या दो फ्रूट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। मेरा ख्याल केले सस्ते हैं या सेब थोड़े बहुत आजकल सीज़न में सस्ते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं खा सकते। आप अंगूर नहीं खा सकते, आप कोई भी ऐसा फल जो है वो आप नहीं खा सकते जो इंतहाइया नापैद तो नहीं है, हमारी पहुंच से दूर हो चुका है। वज़रा की तब्दीली की बात कोई 1 साल से मैं सुन रहा हूँ और कई दफ़ा वज़ीर आज़म लाहौर आए, कभी उन्होंने कोई इजलास लिया, कभी 8 क्लब पे, कभी गवर्नर, कोई जब भी उन्होंने कहा जी वज़रा को तब्दील करना है, कोई ना कोई वज़रा जो है ना वो पहुँच जाते हैं, या वो हमदर्दियाँ बटोर लेते हैं या वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग पे उतर आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को ना इमोशनली हम थोड़ा इस तरफ लाए जी के हमारे साथ तो बड़ी मेंशन किया गया कि हतमी फैसला कर लिया तब्दीलियों का। ये अल्लाह करे आज की तब्दीली आ ही जाए, क्योंकि माजरत के साथ जो मिनिस्टर्स की हमने हेल्थ मिनिस्टर्स की पहले थोड़ी सी बात की, उसके बाद अगर ये महंगाई की आटे की बात की जाए तो इस पर भी जो मिनिस्ट्री है वो इन्वॉल्व है। आपका जो स्मोक जैसा चैलेंज आ रहा है उसके अंदर आपका इन्वायरमेंट का और दीगर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। उसके बाद किस चीज़ पे बात करूं, आपके मिनिस्टर हाउसिंग की कारकर्दगी देख लें तो उनसे एक मामूली सा अंडरपास नहीं बनवाया जा रहा। 4 माह से अंडरपास लटका पड़ा है और 5वां माह कंप्लीट होने को आ गया है और फिनिशिंग का काम तक नहीं अभी शुरू किया गया। आप एक एक मिनिस्ट्री उठा के डिस्कस करना शुरू कर दें, आपको आइडिया होगा कि मिनिस्ट्रियां कहाँ जा रही हैं। आज अगर वज़ीर आज़म आ रहे हैं और उन्होंने 8 क्लब पे सुना है कि बहुत ही एक ज़रा हैवी किस्म का इजलास लेना है, तो अगर आज मिनिस्ट्रियां फारिग 4 से 6 वज़रा की तब्दीली के इम्कानात हैं। अब देखें कि 4 से 6 इम्कानात तो साल से हैं और ये अगर वज़ीर हिल जाते हैं तो आपको बैड परफॉर्मेंस जिनके ऑलरेडी आपको इदराक है, प्राइम मिनिस्टर को पता है कि कौन कौन से मिनिस्टर्स की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, उनको तमाम तर मुतहरिक इदारे भी इस हवाले से अपनी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, उनको तमाम तर उनका इंटरनल सिस्टम जो है वो भी रिपोर्ट्स पेश कर रहा है। उनको ये भी पता है कि कौन से मिनिस्टर मार्केट में जाना ही पसंद नहीं करते, कौन से मिनिस्टर्स जाके लोगों से मिलना भी नहीं पसंद करते, और उनको ये भी पता है कि कौन से मिनिस्टर्स उनको भी डिफेंड करना नहीं पसंद करते और ना करते हैं। आप देखें इस तमाम सिनेरियो में बोल कौन रहा है, हुकूमत को डिफेंड कौन कर रहा है? हुकूमत को डिफेंड वो लोग कर रहे हैं जिनके पास प्रॉपर मिनिस्ट्रियाँ नहीं है। हुकूमत को वो डिफेंड कर रहे हैं सिवाय चौहान साहब के या डॉक्टर शहबाज गिल साहब, वो भी अजीबोगरीब मंतक तो पेश कर देते हैं लेकिन बहरहाल वो डिफेंड कर रहे हैं। उसके बाद कौन सा मिनिस्टर आके, कौन सा मिनिस्टर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे, मीडिया पे, अपनी पब्लिक में इन जनरल
कौन आके इस हुकूमत को डिफेंड कर रहा है, क्योंकि हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता अपनी डिफेंडिंग स्ट्रेंथ खोती जा रही है। बिल्कुल ये अब ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी को बुरा लगना चाहिए, ये एक रियलिटी है कि हुकूमत इस वक्त अपनी वो पोजीशन से हाथ धो रही है। वो लोग, वो वोटर्स जो कि बहुत ज्यादा जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के, मैं तो ये कहूंगी, गुन गाते नजर आते थे, अब वो लोग जो हमारे मोहतरम है शिबली फराज साहब और बड़े मजे हुए इस बान के खिलाड़ी हैं कि हुकूमत को डिफेंड करते हैं, लेकिन आखिरी में तो उन्होंने भी कह दिया जी कि महंगाई के अलावा सब ठीक है, पर महंगाई जो है ना वो बड़ी खतरनाक हद तक जा रही है। लिहाजा ये वो फैक्टर है जिसका ओवरऑल इम्पैक्ट प्राइम मिनिस्टर को तो बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगर उन्होंने ये बात की है तो उनको बिल्कुल नींदें उड़नी चाहिए, क्योंकि अब आवाम की नींदें उड़ के अब बहुत कोसों दूर चली गई हैं, तो अब थोड़ा सा वो इसमें मुतहरिक हो। अच्छा, मैं सीएम साहब बार बार नोटिस लेते हैं, वजीर आजम साहब बार बार नोटिस लेते हैं, कल डीसी साहब हमारे शो में थे, उन्होंने कहा कि जी महंगाई सबसे ज्यादा जो है हमारे लिए इस टाइम बड़ा मसला बना हुआ है, जिसको कंट्रोल करने के लिए हमारी पूरी मशीनरी मुतहरिक है, लेकिन फिर भी उसके वो नताइज नहीं आ रहे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। आपको पता है आज प्राइम मिनिस्टर ने लाहौर आके अंडरपास का इफ्तिताह करना था, एक शेड्यूल तय हुआ था। बिल्कुल कल आपकी न्यूज़ हमने इस पे प्राइम मिनिस्टर का जो सारा हुआ है, इन्होंने फिर चीफ मिनिस्टर ऑफिस से कहा गया कि नहीं अभी हमारी तैयारी नहीं है और ये है वो है, उस पे चीफ मिनिस्टर बाकायदा अपसेट है। और मुझे एक इंतहाई बाखबर जराए से ये मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर ने अपना अपसेट होके अपने एलडीए और हाउसिंग डिपार्टमेंट को ये उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हुई है इस बात की, आज अगर होता तो प्राइम मिनिस्टर आके इसका इफ्तिताह कर चुके होते और हमारा एक चीज ग्राउंड पे आ जाती और हम ये कहने के काबिल होते कि हमने एक बात की थी, हमने पूरी कर दी। अब इस वक्त सलीम बुखारी साहब सीनियर तज्जियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। वज़रा की तब्दीली की बारी आई है और कहा जा रहा है कि आज जब इमरान खान साहब दौरा करेंगे शहर का तो 4 से 6 वज़रा की वजारतें जो हैं वो तब्दील कर दी जाएंगी, क्या इम्कानात है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये वज़रा की तब्दीली पहले भी 1-2 मरतबा हो चुकी है, दो दफा अगर मुझे अच्छी तरह से याद है, लेकिन जब तक टीम लीडर नहीं बदलेंगे आप, जिसकी वजह से ये इस किस्म की बातें हम सुन रहे हैं। अभी आप बता रहे थे कि अंडरपास का इफ्तिताह करना था, चीफ मिनिस्टर साहब इस बात पर अपसेट हैं कि वो टाइम से मुकम्मल नहीं हो सके। कभी आपने सुना है कि ये कभी होता था पहले कि प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह करना हो, चीफ मिनिस्टर ने उसके लिए हुक्म दिया हो और उसकी तामील ना हो? ये हम कौन सी दुनिया में बस रहे हैं? ये किस किस्म का सूबा चलाया जा रहा है? यानी पंजाब जैसा बड़ा सूबा जिसके बारे में कहते हैं कि गवर्निंग पंजाब इज गवर्निंग 2/3 ऑफ पाकिस्तान, वहाँ किस किस्म की लीडरशिप मौजूद है? मुझे तो बहुत हैरत होती है इस बात से। और मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर ये कभी हो ही नहीं सकता जब तक लीडर की तब्दीली नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पंजाब में पीटीआई के अंदर 5 धड़े हैं, 5 धड़े के सरबराह जो है वो चीफ मिनिस्टर बनने के उम्मीदवार भी हैं और ख्वाहिशमंद भी हैं। नाम लेने की जरूरत नहीं है, सबको पता है। चौधरी सरवर साहब एक तरफ है, अलीम खान एक तरफ है, शाह महमूद कुरैशी एक तरफ से, जहांगीर तरीन अपने बंदा लाना चाहते थे, परवेज इलाही साहब खुद चूंकि वो तजर्बाकार हैं, पहले रह चुके हैं। तो जब एक पार्टी के अंदर इतने धड़े होंगे और वो तकसीम होगी पार्टी अंदर से, वहाँ हर कोई अपनी दौड़ में मसरूफ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब सलीम बुखारी साहब, महंगाई पे मैं आपका कमेंट चाहूंगी। महंगाई जो है वो अवाम उससे परेशान है। खुद वजीर आजम साहब ने ये कहा कि मेरी अपनी रातों की नींदें उड़ गई हैं, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ महंगाई की सूरत हाल पर, लेकिन इसका फायदा कोई नहीं हो रहा। हर गुजरते दिन के साथ हर एक चीज की कीमत में इजाफा होता चला जा रहा है, तो खुद वजीर आजम साहब परेशान है, फिर भी इसका कोई फायदा नहीं। देखिए, 185 के करीब जो नारे उन्होंने मारे थे, जो वादे उन्होंने किए थे, उनके ऊपर तो कोई 2700 यू टर्न रखे हुए हैं पहले से ही। इसलिए वो उनकी परेशानी जब शुरू होती है तो उसके बाद उस चीज का बेड़ा गर्क हो जाता है और तबाही आती है। जिस चीज का वो नोटिस ले लेते हैं वो या मार्केट से गायब हो जाती है या उस कीमतें आसमान से बातें करने लगती हैं। ये तब्दीली के नाम पर जो लोगों के साथ हुआ है, मेरे ख्याल से वो आइंदा उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। ये जिस किस्म की तब्दीली आई है वो आप सबके सामने है। आटा गायब है, चीनी गायब है, अगर मिल रही है तो 2 गुना कीमतों तक बात पहुंची हुई है। इसके बावजूद हमने प्राइम मिनिस्टर साहब की परेशानी का क्या करना है जब तक अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे। और अवाम के मसाइल न सिर्फ ये कि हल नहीं हुए हैं बल्कि 2 गुना हो गए हैं। तो ये अब तो डर लगता है जब प्राइम मिनिस्टर साहब परेशान हो किसी चीज पे, तो इसका मतलब है कि मजीद तबाही होने वाली है। बिल्कुल, अब तो आम आवाम भी यही कहती नजर आ रही है। सलीम बुखारी साहब, वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। मैंने सुबह ही देखा कि आम आवाम ये कह रही थी कि शॉर्ट्स जो मैंने डिफरेंट टीवी चैनल्स पे देखे कि वजीर आजम साहब जिस चीज़ का नोटिस ले लेते हैं वही चीज़ महंगी हो जाती है, उसी चीज़ की वजह से मुश्किलात पैदा हो जाती है। खैर, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर हमारे पास है। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के लिए एलडीए सिटी की 8,500 कनाल अराजी कुर्बान, 7,000 सस्ते घर भी मंसूबे की नजर हो गए। मतलब वो चीजें जिनका भी आवाम को फायदा भी नहीं ठीक तरह से पहुंच पाया, वो भी इस मंसूबे की नजर हो गए। क्या कहेंगे? अब देखें ना, आप एक प्लान बनाते हैं, आप कहते हैं जी कि ये हाउसिंग स्कीम है, उसके अंदर इतने प्लॉट्स होंगे, ये हम बेचेंगे और ये लोगों को जाएंगे सरकारी रेट पे। प्राइवेट स्कीमों में तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप प्लॉट लें, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो चुके हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है सरकार ने मेहनत तो की नहीं। अब डिमांड जो है प्राइवेट सेक्टर पे बोझ आया, प्राइवेट सेक्टर ने मेहनत की, अच्छी उन्होंने डेवलप करके अपनी सोसाइटीज़ बना ली। नए पाकिस्तान में जब वज़ीर-ए-आज़म ने सोचा कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा, तो उसके बाद वही सलीम बुखारी साहब की बात को मैं कोट करूंगा कि उन्होंने जो 150 और 850 नारे मारे थे वो तकरीबन पूरे नहीं हुए। पूरे पंजाब में उनको बहुत सारी जगहों से मुश्किलात का सामना हासिल हुआ, और नए पाकिस्तान में कहीं पे आपको जगह ही नहीं मिली कि आप कहाँ पे अपार्टमेंट्स बनाएं, कहाँ पे घर बनाएं। फिर एलडीए ने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने कहा जी कि हम हाजिर हैं, हमारे पास एक स्कीम है, हम उसका एक ऑपरेशन करते हैं और बाईपास करके ना उसकी ज़मीन खा जाते हैं और आपको नए पाकिस्तान में अपार्टमेंट्स बना देते हैं। एक्चुअल प्लान में जो मैंने लिखा है कि 8,500 कनाल, ये एलडीए सिटी के वो स्कीम का हिस्सा था जिसको प्लॉट की सूरत में लोगों को दिया जाना था, जो ओरिजिनल प्लान था। आपने उसको वज़ीर-ए-आज़म के नए पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुर्बान कर दिया। अब आपकी कोशिश ये है कि रातों रात हम किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर का उसका संगे बुनियाद रखवा दें और वो सुरखरू हो जाएं कि जी देखें मैंने 50 लाख की बात की तो 50,000 तो हम चल पड़े हैं ना उस तरफ। हम अपार्टमेंट्स पहले फेज़ में 10,000, फिर दूसरे फेज़ में इतने, फिर इतने, और बिल आखिर हम बना लेंगे, फिर इसी तरह बाकी मामला पे चलेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि एक्चुअली किसी का ओरिजिनल प्लान में किसी लोगों की जो होती हैं प्लानिंग्स, उनका हक मार के किसी भी प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी जा सकती है? ये बिल्कुल नहीं रखी जा सकती। ये वही काम होगा जो माजी में होता रहा कि किसी का रास्ता काट लिया, किसी की जगह पे आपने कोई मंसूबा खड़ा कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। आप एक ऐसा प्रोजेक्ट जो फिजिबल हो उसको लॉन्च करें, उसको अराजी आपके पास हो, आप उसको करें। इधर उधर से मांगे तांगे से कितनी को देर काम चलेगा? और इतने बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो इस तरह से चलते भी नहीं है। और सेकेंडली आपने जो बात की है कि आप ये तो देख लें कि क्या कोई बंदा इस मौजूदा मौशी हालात में 15,000 20,000 किस्त देने के हैसियत रखता है? बिल्कुल भी, उसकी बिल्कुल। तो महंगाई की वजह से तनख्वाह भी जो है वो पूरी नहीं पा रही और उसकी कमर जो है वो तकरीबन टूट चुकी है। तो आप वो फिजिबिलिटी आप भी देखें कि क्या आम शहरिया बेचारा इस अपार्टमेंट के अंदर किस्तों पे प्लॉट या फ्लैट ले सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। दुर्रे आप वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर, आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जिन लोगों ने अभी हमें ज्वाइन किया है उनको एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। सेगमेंट्स हम शामिल करने वाले हैं और सेगमेंट्स में सबसे पहले हम शामिल कर लेते हैं मोबाइल रेट्स क्या हैं हमारे पास। सैमसंग गैलेक्सी J6 प्लस पहला मोबाइल है और इसकी प्राइस है जी 30,999 रुपये में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी C7 32,800 रुपये इसकी कीमत है। सैमसंग गैलेक्सी A6 42,899 रुपये में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A70 59,999 रुपीस इसकी प्राइस है। सो नाज़रीन, ये तो थे मोबाइल रेट्स। डिफरेंट मोबाइल रेट्स आपके साथ शेयर करने का मकसद ये होता है कि अगर आप मोबाइल खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो थोड़ी सी आसानी आपके लिए हो जाए, आप डिसाइड कर सकें कि आप अपने बजट के मुताबिक कौन सा मोबाइल खरीद सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं आज के भाव। सबसे पहले मीट रेट्स क्या हैं उसकी बात कर लेते हैं। जेनेथ शॉप पे अगर आप जा रहे हैं, बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 450 रुपए किलो में। बीफ मेंसा आपको मिलेगा 850 रुपए में। नेक्स्ट है हमारे पास जी मटन पर केजी अवेलेबल है 1350 रुपए में और मटन मेंसा आपको मिलेगा 1650 रुपए में। और इसके बाद चिकन रेट क्या है वो भी जान लीजिए। गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल होगी 164 रुपए किलो में आप खरीदारी कर सकते हैं और इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा 238 रुपए में, यानी 238 रुपीज में आप खरीदारी कर सकेंगे।
और इसके बाद जी एग रेट्स क्या हैं वो भी जान लीजिए। सबसे पहले है रिटेल प्राइस, 165 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो होलसेल पर 2 रुपए कमी के साथ 163 रुपए में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। नेक्स्ट गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो गोरमे पे 164 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। अब ये चीजें डिस्कस करने का मकसद ये है कि महंगाई चूंकि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, लोगों की कुव्वत खरीद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है। तो जब आपने मार्केट से खरीदारी के लिए जाना है तो ये पहले प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आया आपका बजट कितना है, इस बजट में आप कितनी खरीदारी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और सब्जियों की तरफ चलते हैं, सब्जियों की कीमतें जान लेते हैं। होशरुबा इजाफा टमाटर की कीमत में हो रहा है, दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा होता चला जा रहा है। मार्केट की सूरत हाल फारान ने हमें ज्वाइन किया है। ओवर टू यू। बिल्कुल, आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी तौर पर रेट लिस्ट जारी की गई है उसमें आलू 77 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा, प्याज 64 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी, टमाटर 150 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। जो लहसुन है देसी उसका रेट 260 रुपये फ़ी किलो है, जबकि अदरक जो थाईलैंड का है वो 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। अदरक चाइना 400 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। करेला 52 रुपये है, जबकि जो खीरा है वो 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। पालक 30 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। मेथी 47 रुपये फ़ी किलो, बैंगन 32 रुपये, बंद गोभी 93 रुपये, फूल गोभी 71 रुपये, शिमला मिर्च 234, जबकि जो सब्ज़ मिर्च है वो 155 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। घिया कद्दू 42 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जाएगा। फलियाँ 88 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। भिंडी 71 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। शिमला मिर्च 42 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। अरबी 99 रुपये, जो टिंडिया हैं वो 78 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जाएगी। मूंगरे 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जाएंगे। टिंडे देसी 99 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जाएंगे। जो गाजर देसी 157 रुपये, जबकि गाजर चाइना 166 रुपये फ़ी किलो और हलवा कद्दू 52 रुपये फ़ी किलो में आज फ़रोख्त किया जाएगा। जी थैंक यू सो मच फरहान, आप हमारे साथ मौजूद थे और आपने हमें बताया मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं। ऑब्वियसली लोगों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है, घर में यही टाइम होता है जब डिसाइड किया जा रहा होता है कि आज पकाना क्या है। तो सब्जियों की कीमतें मार्केट में क्या ट्रेंड है ये आपके साथ शेयर करने का मकसद भी होता है कि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। खैर, एक और ज़बरदस्त चीज़ जो कि आज हमने प्रोग्राम में ऐड की है, फिट रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं घर में रहकर। ज़बरदस्त कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो कि आप क्विकली कर सकते हैं, हर रोज़ कर सकते हैं, आप एक्टिव भी रह सकते हैं, फिट भी रह सकते हैं। और जब फिट रहने की बात होती है तो हम हेल्प लेते हैं रहमान से जो कि फिटनेस एक्सपर्ट हैं। उनसे जानते हैं कि आज फिट रहने के लिए कौन सी ज़बरदस्त टिप्स हमारे साथ वो शेयर करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमान, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच रहमान, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मैंने कहा कि फिट रहने के लिए बहुत जबरदस्त टिप्स आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर करते रहते हैं, तो आज आप क्या बताने वाले हैं हमारे नाजरीन को? पहली बात तो ये कि आज देखा होगा कि मैं घर पे ही हूँ, और घर का मतलब ये है कि घर में जो इजीली आप कर सकते हो। होता ये है कि नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जान छुड़ा। लेकिन आज मैं आपके साथ वो ट्रेनिंग शेयर करूंगा जो मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज हो और इजी। कुछ सामान की जरूरत नहीं कि बहुत ज्यादा आपको वेट लेना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि मैंने जिम जाना है। आप ऑफिस में बैठ के, घर में भी, किसी भी जगह आप इजी वर्कआउट कर सकते हो। तो सीक्रेट में आपके साथ शेयर करता हूँ, इजी वर्कआउट। उसके लिए आपको नॉर्मली एक स्ट्रेचिंग ग्रिप आपको चाहिए होगी, इजी अवेलेबल है। अगर स्ट्रेचिंग ग्रिप नहीं तो कोई भी स्ट्रेचेबल बेल्ट आप ले सकते हैं जो आपके डंबल्स और रॉड का काम करे। इसके लिए सिंपल मोबिलिटी एक्सरसाइज के लिए अगर तो डाउन शोल्डर है, अगर तो शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है तो उसको भी इंक्रीज करने के लिए बहुत जरूरी है। उसको सिंपली आप इस तरह ग्रिप कर सकते हैं और कहीं भी बैठ के, चाहे आप स्टैंडिंग पोजीशन में हैं, चेयर पे हैं या बेड में, लेकिन हमारे बताने का मकसद ये है कि आपने फिट रहना है। तो इसलिए इजी वर्कआउट, कि ये ना सोचना पड़े कि अच्छा ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे इसके लिए वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। कहीं भी आप कर सकते हैं, सोने से पहले, उठने के बाद, कहीं भी। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फर्स्ट एक्सरसाइज आप इजीली इसको कॉलर बोन पे लेके आना है। आपने स्ट्रेच करना है, 15 रैप्स आपको चाहिए, इजी एक्सरसाइज।
आर्म्स आपके स्टिफ होने चाहिए, चेस्ट आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। ये अगर तो डाउन शोल्डर है तो इसको वो स्ट्रेट करें। और शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए इसको इजीली परफॉर्म करने के लिए रेजिस्टेंस एक्सरसाइज है, मोबिलिटी एक्सरसाइज। सही। फर्स्ट 1 2 3। हमारे शो का मकसद भी यही होता है कि हम वो इजी एक्सरसाइज बताएं कि जो कोई भी कहीं भी कर सकता है। अच्छा रहमान, ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, इसका फायदा क्या होगा? हमारे नाज़रीन के साथ ये भी शेयर कर दें ताकि वो लोग जो कि एक स्पेसिफिक मकसद के लिए कर रहे होते हैं एक्सरसाइज, उनको पता हो कि इस एक्सरसाइज से उनको ये फायदा होगा। सबसे जो मेन एक्सरसाइज, इसका जो बेनिफिट है, देखिए मैं इस चेयर पे बैठा हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि जो ऑफिस वर्क में काम करते हैं ये सारा दिन सोफा या बेड में बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते। पोस्चर आपका चेंज हो जाता है डाउन शोल्डर में, और उसका प्रेशर बेली बनना शुरू हो जाता है। बेली का प्रेशर आपके स्पाइनल एरिया में आना शुरू हो जाता है। जो सबसे जो मेन रीजन है, 90% अगर आप एवरेज निकालो तो लोगों के पोस्चर जो है ना स्ट्रेट नहीं है। बिल्कुल। वो रीजन ये चेयर पे बैठे रहते हैं, यहाँ जहां कहीं भी बैठे हैं तो फिर बैठे ही रहना, मोबिलिटी नहीं रहनी। उसका इफेक्ट क्या होता है कि आपकी सबसे पहले फैट स्टार्ट होती है यहाँ पे, सही। और उसका इफेक्ट पड़ता है आपके स्पाइनल एरिया। मींस आपका पोस्चर चेंज होना शुरू हो गया, कर्व आना शुरू हो गया, आर्च खत्म हो गई। उसका जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो ये एक्सरसाइज। इसको आपने फ्रंट करना है, फिर इसी को आपने बैक पे आपने ले जाना। लेकिन ये 20 रैप्स मिनिमम होने चाहिए 5 to 10 मिनट्स के लिए। दिखने में ये बहुत इजी नजर आ रही है, लेकिन इसका जो मेन है, जिस चीज को आपने फॉलो करना है, स्लोली काम डाउन और थोड़ा स्पीड से जाना और स्लोली काम डाउन। इसमें जो रेजिस्टेंस है उसको आपने कंट्रोल करना है। ये नहीं करना कि एकदम से आपने बिल्कुल स्ट्रेट कर दिया, एकदम से आप बैक पे ले गए। नो, स्लोली काम डाउन। उसका ये होगा कि चेस्ट आपकी स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी, शोल्डर आपके स्ट्रेंथ में आना शुरू हो जाएगी। अगर तो बैठने की वजह से आपका पोस्चर डाउन आ रहा है तो वो स्ट्रेट हो जाएगा। आप अगर एवरेज निकालो, जो ऑफिस में काम करते हैं उनके पोस्चर वैसे नहीं है जैसे होने चाहिए, और आफ्टर 30 स्पाइनल पेन स्टार्ट हो जाती है। तो इसका सबसे जो बेनिफिट है वो ये एक्सरसाइज है, उसको करना चाहिए बैक और फ्रंट की एक एक्सरसाइज का बेनिफिट। आई थिंक सबको इजीली समझ आ रही होगी कि जितना इजी वे से मैंने बताया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं आपके साथ शेयर करूंगा शोल्डर स्ट्रेंथ के लिए। होता ये है कि जब हम कोई चीज ग्रिप करते हैं हमारे शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं रहती। सबसे पहले एक बॉडी में सिमेट्री नहीं रहती। अगर बाजू हमारे छोटे हैं, शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं है या एब्डोमिनल आ गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए कि हम घर में कुछ भी इजी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इस ग्रिप को आप पाँव में रखें, देन आप पोजीशन में स्लोली डाउन, आप स्लोली डाउन। अगर इसको आपने फ्रंट में भी आप इसको कर सकते हो। होल्ड करना है ग्रिप करके, देन होल्ड फॉर 15 सेकंड। कुछ भी ट्रेनिंग है उसकी इनिशियल स्टेज आपको क्रॉस करनी पड़ेगी। आप एकदम इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं जा सकते, आप एकदम प्रो लेवल पे नहीं जा सकते। तो इनिशियल स्टेज ऐसी है कि डोमेस्टिक लेवल पे घर पे कोई भी कहीं भी कर सकता है, चाहे आप किसी भी सिटी में। और इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज्यादा नहीं कि आपको कोई इंजरी या मसल इंजरी, कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी होती है कि जिसमें ऐसा इशू होता है। तो ये इजी एक्सरसाइज। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज होता ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बाइसेप्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए इजी। अब ये बैठने का मकसद ये था कि मैं आपको वो एक्सरसाइज बताऊं कि ये एक्सक्यूज ना बने कि मैं ये कर नहीं सकता या मुझसे होनी नहीं। तो उसके लिए यानी रहमान ने किसी सूरत में छोड़ना नहीं है किसी को, कोई एक्सक्यूज नहीं, ऐसी जबरदस्त एक्सरसाइज बता रहे हैं जिसके लिए अगर आप कोई बहाना भी लगाना चाहें तो आप नहीं लगा सकते। मैंने नहीं, हमारी टीम ने, क्योंकि जाहिर बात है हम सब ने मिलकर इसको प्लान किया कि हमने वो बताना है वो बताना कि जिसको हम इजी कर सकें। बिल्कुल। तो इजी एक्सरसाइज के लिए सिंपल, हमने कहीं भी बैठ के हम कर सकते हैं बार बार। इसको 3 टाइम आप कर सकते हैं।
Simple stretch grip, slowly down, slowly up, slowly down, slowly up. ये एक्सरसाइज ऐसी है जो कंपल्सरी है, जिसको आपने करना है, चाहे आप जिम में जाके करें, चाहे आप घर में कहीं भी बैठ के आप कर सकते हैं। तो हमारी टीम का प्लान बना कि हम ऐसा नॉलेज, ऐसी अवेयरनेस दें ताकि लोगों को अपनी फिटनेस के बारे में पता चले। तो ये ना कि क्योंकि हम लोगों के माइंड में ये बना होता है कि पता नहीं फिटनेस कोई बहुत बड़ी चीज है, हम कर नहीं सकते। रहमान, ये तो बहुत ही जबरदस्त और इजी एक्सरसाइज है, इसके लिए अगर कोई बहाना करे तो वो तो समझ से बाहर है। लेकिन इसकी टाइमिंग मुझे बताइएगा जाते जाते कि इसकी कोई टाइमिंग भी होनी चाहिए कि दिन में कितनी दफा आप कर सकते हैं, और बेस्ट टाइम आप क्या सजेस्ट करेंगे? 2 टाइम बेस्ट है क्योंकि विंटर आ गए, मौसम काफी चेंज हो चुका है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से पहले एम्प्टी स्टमक और सोने से पहले आप इसको कर सकते हैं। सिंपल इजी एक्सरसाइज है, जितना बिल्कुल, ये तो इंतहाई सिंपल है और थोड़े से टाइम में आप अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच रहमान, आप हमारे साथ मौजूद थे। और फिट कैसे आप रहते हैं, बहुत ही इजी एक्सरसाइज, बहुत ही आसान तरीका, सिर्फ आपने अपने लिए टाइम निकालना है और अपने लिए टाइम निकाल के आपने घर में इस चीज को प्रैक्टिस बना लेना है, रूटीन का हिस्सा बना लेना है ताकि आप फिट रहें। और अक्सर हम देखते हैं सिटिंग पोस्चर की वजह से, जैसे कि रहमान ने बताया कि छोटे छोटे मसाइल हम देखते हैं बढ़ते चले जाते हैं और एंड पे जाके उसके नताइज भी हमें खराब नजर आते हैं, तो इनसे आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहमान मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, शामिल कर लेते हैं माल का हाल। जी तो नाज़रीन, एक नजर डालते हैं करेंसी रेट्स क्या हैं। नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया, आगे बढ़ते हैं, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं और आपको बताएंगे कि आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। सेल्स कहां कहां लगी हैं, ब्रांड है हमारे पास। सबसे पहले जे डॉट, जहां पर आप जा सकते हैं। जबरदस्त यहाँ पर ड्रेसेस भी मौजूद हैं, इसके साथ साथ ज्वेलरी की खरीदारी भी आप कर सकते हैं, एक्सेसरीज भी यहाँ पे मौजूद हैं, ऑनलाइन खरीदारी के ऑप्शन भी आपके पास है। नेक्स्ट ब्रांड लेयर क्लब, अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ है, आप यहाँ पर भी जा सकते हैं, अपनी पसंद की खरीदारी कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, आपने ये जान लिया कि किस तरह से आप अपनी बचत कर सकते हैं। मुझे जाना है अभी एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। दारू जो इकदामात किए जा रहे हैं उस पर ब्रीफ कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं करशी यूनिवर्सिटी की खिदमात के हवाले से। करशी यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त खिदमात सर अंजाम दे रही है, स्टूडेंट्स के रोशन मुस्तकबिल को लेकर जो है वो आगे बढ़ रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं तालीम की, तो तरबियत एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम बहुत जगह पर देखते हैं नज़रअंदाज कर दिया जाता है। लेकिन करशी यूनिवर्सिटी का ये खासा है कि तालीम के साथ साथ यहाँ पर तरबियत पर भी फोकस किया जाता है। तो कुछ आज प्रोग्राम्स के हवाले से बात होगी, किस तरह से तरबियत पर फोकस किया जा रहा है, स्टूडेंट की एजुकेशन, और फिर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज जो इस वक्त दरपेश है वो ये कि कौन कौन से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि स्किल्स भी रखते हैं और उनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स, ऐसे मौके मौजूद हों कि कहीं ना कहीं वो रोज़गार भी कमा सके। तो इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी। डायरेक्टर क्वालिटी इन्हेंसमेंट डॉक्टर सैयद मोहम्मद एहसान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे स्टूडेंट्स की रहनुमाई हो जाती है आपकी मौजूदगी की वजह से। तो आज सबसे पहले, जैसा कि मैंने कहा कि करशी यूनिवर्सिटी का फोकस ये रहता है कि तालीम के साथ तरबियत भी, क्या प्लान आप लेके चलते हैं? देखिए, जिस तरह लास्ट प्रोग्राम में भी हमने जिक्र किया था, तालीम और तरबियत साथ साथ चलते हैं। मेरा क्योंकि ख़ुद एकेडेमिया से ताल्लुक़ रहा है, तो 25-26 ईयर्स ऑफ बीइंग एन एकेडमिशियन, मैंने ये नोट किया है कि हमारे ग्रेजुएट्स जो हैं तमाम यूनिवर्सिटीज़ के, वो प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हैं, प्रोफेशनली दे आर एबल टू कम्पीट, लेकिन जो वर्क एथिक्स हैं और जो
एथिकल चीज़ें हैं उसमें समवेयर दे लैक, और इसलिए कृषि यूनिवर्सिटी स्पेशली एम्फसाइज करती है एथिक्स के ऊपर और तरबियत के ऊपर। और इसमें हम दो तरीक़ा से इसको देखते हैं, एक इंडिविजुअल बिहेवियर किसी भी ग्रेजुएट का, और एक उसका वर्क एथिक्स जो कि एक ग्रुप के अंदर जिस तरह वो परफॉर्म करते हैं उसको हम कहते हैं कल्चर। सो बोथ एथिक्स एंड कल्चर को हम साथ लेके चलते हैं। एथिक्स के अंदर जो हम एम्फसाइज करते हैं वो और ये थ्रू आउट कृषि इस चीज़ पे एम्फसाइज किया जाता है कि जो इंडिविजुअल एथिक्स हैं वो हम वैल्यूज़ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि क्या वैल्यूज़ हैं, और वैल्यूज़ के अंदर जो है वो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं वो नेकनियती, जस्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट, पॉजिटिव थिंकिंग, ये इंडिविजुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती हैं। और कल्चर जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ के ग्रुप में वो कैसा परफॉर्म करता है, उसमें ओनरशिप जहाँ वो काम कर रहा है और जो अपनी सब चीज़ों की ओनरशिप, एंड देन कोऑपरेशन, क्लीनलीनेस और प्रोडक्टिव हार्ड वर्क। तो दोनों तरह से इंडिविजुअल बिहेवियर और ग्रुप बिहेवियर दोनों पे हम एम्फसाइज करते हैं। और हम जब फीडबैक लेते हैं एम्प्लॉयर से तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि जो कृषि यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं वो सिर्फ ये नहीं कि वो दे आर साउंड प्रोफेशनल्स, बल्कि ये भी हमें फीडबैक मिलती है कि दे आर वेरी एथिकल, अपराइट इंडिविजुअल्स, बड़े अच्छे ह्यूमन बींग्स। जबरदस्त। और मेरे ख्याल से यही वो चीज़ है कि तालीम के साथ साथ जब आपके स्टूडेंट्स इस तरह भी नुमायां आपको नजर आते हैं तो ऑब्वियसली ये भी एक प्लस पॉइंट आपके लिए हो जाता है। सही। कुछ आज प्रोग्राम्स के हवाले से हम बात करेंगे। कृषि यूनिवर्सिटी कौन कौन से प्रोग्राम्स लेकर आई है स्टूडेंट्स के लिए, और मुझे ये भी बताएगा कि ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है स्टूडेंट्स के लिए। देखिए, मार्केट नीड्स बहुत ज़्यादा कुछ डिटरमाइन करती हैं। हमारे जो प्रोग्राम्स हैं वो बैचलर्स, जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है कृषि यूनिवर्सिटी का, दैट इज़ अ 5-year प्रोग्राम ऑफ बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी विच इज़ ऑफर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। फिर हमारा बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आज मैं स्पेशली एम्फसाइज करना चाहूँगा जो हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज़ अ 5-year इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। मैं चाहूँगी इसके बारे में आप मैक्सिमम मालूमात हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। पहले तो मैं आपको ज़रा ईस्टर्न मेडिसिन की तरफ बताना चाहूँगा कि ईस्टर्न मेडिसिन में जो बिकॉज इट इज़ बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी, ईस्टर्न मेडिसिन इज़ बेसिकली नेचर्स वे ऑफ हीलिंग, नेचर्स वे ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ, नेचुरल मेडिसिन। सो ग्लोबली इसको मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, और वेस्ट में इसको नेचुरोपैथी के नाम से अब डिग्री प्रोग्राम्स जिसके स्टार्ट हुए हैं। इट हैज़ बिन विद अस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। अगर आप देखें तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, वेदर दे आर ग्रीक्स और इजिप्शियंस, इंडियंस, चाइनीज़, इवन यूरोपियंस एंड अरब्स, नेचुरल मेडिसिन को हमेशा से अडॉप्ट किया गया बिकॉज इट इज़ एन एम्पिरिकल वे और बड़ा विजडम बेस्ड ये तरीका है इलाज का। लेकिन जब से साइंटिफिक इंक्वायरी का टाइम हुआ है, जब से स्पेशली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, पीपल ग्रेजुअली स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स दिस मॉडर्न एलियोपैथ तरीका इलाज, जिसमें फोकस किया जाता है सर्जरी और जो एलियोपैथ ड्रग्स हैं। जबकि ईस्टर्न मेडिसिन जो है वो उसका जो फोकस है दैट इज़ कि इंसान की जो हेल्थ है और डिजीज़ है, ये दोनों चीज़ें, इट इज़ नॉट ओनली फिजियोलॉजिकल, उसमें बहुत से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसमें फिजियोलॉजिकल भी हैं, इमोशनल भी हैं, स्पिरिचुअल भी हैं, एनवायरमेंटल भी हैं और जेनेटिक भी हैं। ये सारे फैक्टर्स मिल के इकोनॉमिक फैक्टर्स तक इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक ए वन साइज फिट्स ऑल। और ईस्टर्न मेडिसिन बिलीव करती है कि अगर आपकी हेल्थ रोबस्ट है, आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है, सो इट इज़ एन इंटरवेंशन बेस्ड अप्रोच, जिसमें हम डिजीज़ को फाइट नहीं करते बल्कि उसको अकर होने से रोकते हैं। सही। और अगर अकर हो गई है तो उसकी रिकवरी नेचुरल वे से हो, ताकि कोई साइड इफेक्ट्स में ना हो। अब ग्रेजुअली बहुत ज़बरदस्त आइडिया है आई मस्ट से, क्योंकि मैंने बहुत कम जगहों पर ये आइडिया देखा है, बहुत ज़बरदस्त। राइट, सो इट हैज़ बीन विद अस फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लेकिन ग्रेजुअली लोग उधर, लेकिन जो हमने लास्ट 3 डेकेड्स में देखा है कि कॉन्शियस पीपल जो समझते हैं कि उनको पर्सनलाइज्ड अटेंशन चाहिए, हेल्थ केयर चाहिए, दे आर स्टार्टिंग, और ये वेस्ट से शुरू हो चुका है कि दे हैव स्टार्टेड टू मूव टूवर्ड्स अगेन नेचुरल मेडिसिन
और ईस्टर्न मेडिसिन, और इसी को देखते हुए जो हमारा और एक पूरा रेवोल्यूशन आ रहा है हेल्थ केयर में, और जिस तरह लोग अप्रोच करते हैं हेल्थ को, और इसी चीज़ को देखते हुए कर्शी यूनिवर्सिटी ने बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी शुरू किया। इट्स अ 5-year प्रोग्राम, 5-year वेरी एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रोग्राम, ताकि हम प्रोड्यूस कर रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन ऑफ नेचुरल मेडिसिन एक्सपर्ट्स जो कि बिल्कुल एथिकल तरीके से इस रेवोल्यूशन को लीड कर सकें। बिल्कुल, हम डॉक्टर साहब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और कर्शी यूनिवर्सिटी का MBBS प्रोग्राम है उसके बारे में भी हमने बात करनी है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। जी जी, ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर इसको डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। मोहम्मद एहसान साहब गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और हम बात कर रहे थे बैचलर्स ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन और इसका और MBBS का डिफरेंस क्या है, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा। राइट, देखिए बोथ आर 5-year प्रोग्राम। जो इसकी जो प्रोग्राम में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया है, इट इज़ द सेम FSC प्री मेडिकल विद अ सर्टेन परसेंटेज। जो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी है उसमें वो तमाम सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जो कि एक फाउंडेशन मेडिसिन की बनाने के लिए MBBS में पढ़ाए जाते हैं, लाइक एनाटमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन, बायोकेमिस्ट्री। ये सारे सब्जेक्ट्स बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी के करिकुलम में भी मौजूद हैं, ताकि स्टूडेंट्स की एक सॉलिड फाउंडेशन बन सके। इसके अलावा जो यूनिक सब्जेक्ट्स हैं वो हैं कि हम ईस्टर्न मेडिसिन बोथ फ्रॉम इंट्रोडक्टरी टू एडवांस लेवल ईस्टर्न मेडिसिन पढ़ाते हैं। देन वी हैव मटीरिया मेडिका, जो कि आप समझ लें कि प्लांट्स और ईस्टर्न मेडिसिन की जो बाकी चीज़ें उनके बारे में दैट इज़ अ सब्जेक्ट। बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। सो वैल्यू एडेड प्रोग्राम जो है, सब्जेक्ट्स जो हैं वो बैचलर इन ईस्टर्न मेडिसिन में फर्दर पढ़ाए जाते हैं। जब स्टूडेंट अपना ये 5-year प्रोग्राम ख़त्म कर लेता है, जिसमें फर्स्ट 3 years जो हैं वो फाउंडेशन और तकरीबन थर्ड ईयर से शुरू हो जाता है क्लिनिकल एक्सपोजर, बड़ा एक्सटेंसिव क्लिनिकल एक्सपोजर, जिसमें बैंस में हम जो लीडिंग हमारे कंसल्टेंट्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको एज टीचर्स एंड मेंटर्स हम इन्वॉल्व करते हैं। एंड वंस देयर एजुकेशन इज़ कम्प्लीटेड, देन जस्ट लाइक MBBS इनको भी हाउस जॉब ट्रेनिंग, पेड हाउस जॉब ट्रेनिंग कर्शी यूनिवर्सिटी करवाती है। और पेड हाउस जॉब में जो 6 months हैं उसमें जो हमारे कर्शी हेल्थ क्लिनिक्स हैं, कर्शी फाउंडेशन डिस्पेंसरीज हैं और कर्शी मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, उसके अंदर इनको एक्सपोज किया जाता है फॉर 6 months ऑन रोटेशन बेसिस। और जो हमारे पास इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ विच कर्शी हैज़ गॉट, और जितना एक्सपोजर उनका विद डिफरेंट पेशेंट्स और इतनी एनवायरनमेंट से होता है, सो आफ्टर हाउस जॉब दे आर फुली ट्रेंड टू बिकम सेल्फ प्रैक्टिसिंग हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स। जबरदस्त। यानी जो सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स का रहता है कि स्टडी कंप्लीट करने के बाद जॉब, तो कर्शी यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स का इस तरह से भी ख्याल रखती है। देखिए, जिस पेस पे, जिस एक्सेलरेशन के साथ ईस्टर्न मेडिसिन को और नेशनल मेडिसिन को अडॉप्ट किया जा रहा है अभी तो, और जिस एक्सेलरेशन से कर्शी इटसेल्फ एक्सपैंड कर रहा है इन फैसिलिटीज़ को, तो अभी तो हमें लगता है कि वी वुड फील द शॉर्टेज ऑफ नेशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। और इनकी अब जो डिमांड है वो बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, वहाँ भी हो रही है। वो हम आगे करेंगे कि इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। सो बेसिकली जो बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन एंड सर्जरी का ग्रेजुएट है वो ओवर 5 years एंड इंक्लूडिंग द हाउस जॉब, वो एक्सपोज होता है बोथ, जो दोनों अप्रोचेज़ हैं, एलियोपैथ और ईस्टर्न मेडिसिन, दोनों पे एक्सपोज होता है। और इनके जो रिलेशनशिप्स हैं उसके साथ, ताकि जो ह्यूमन बॉडी और हेल्थ की जो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं वो पूरी तरह से उसके सामने एक्सपोज हो सके और वो एक होलिस्टिक तरीके से इलाज कर सके, हर इंडिविजुअल को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सके। एलियोपैथ जो ट्रीटमेंट है और जो डॉक्टर, वो दैट इज़ जो आपको बताया था, वन साइज फिट ऑल्स, कि आपने अगर कोई बीमारी है तो पैनाडोल दी, आप समझते हैं कि तमाम लोगों पे पैनाडोल काम करेगी। जबकि ईस्टर्न मेडिसिन जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं वो बाकी फैक्टर्स जो आपको बताया, चाहे वो इमोशनल हैं फैक्टर्स हैं, स्पिरिचुअल फैक्टर्स हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, जेनेटिक फैक्टर्स हैं, इन सब को कंसिडर करके जो ड्रैप ऑफ अप्रूव्ड मेडिसिन है, नॉट एवरी मेडिसिन, जो ड्रग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की जो अप्रूव्ड मेडिसिन हैं ईस्टर्न मेडिसिन, वो फिर उनको हम
एडमिनिस्टर करते हैं। सही। इसके अलावा दूसरे प्रोग्राम्स में जो स्टूडेंट अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं उनके लिए भी क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होती हैं? जी डेफिनेटली। हमारे इस वक्त जो ग्रेजुएट्स हैं 7th सेमेस्टर में जब वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो आदर दे आर इनटू इंटर्नशिप्स या फिर वो अपना खुद एंटरप्रेन्योरशिप पे वो खुद फ्रीलांसिंग के थ्रू अपनी अर्निंग शुरू कर चुके होते हैं, क्योंकि हमने उनको एक्सपोज किया होता है मार्केट ओरिएंटेड वैल्यू एडेड कोर्सेज में। हम सिर्फ जो हमारे करिकुलम के कोर्सेज हैं उन तक कन्फाइन नहीं रखते, बल्कि उनको वैल्यू एडेड इंटेंसिव कोर्सेज जो मार्केट में प्रोफेशनल्स हैं उनको भी हम कृषि यूनिवर्सिटी में इनवाइट करते हैं ताकि वो हमारे यूनिवर्सिटी को जॉब रेडीनेस और प्रोफेशनल ट्रेनिंग दे सकें। अच्छा, एजुकेशन बैकग्राउंड और जो एजुकेशन के लिए एफर्ट की जा रही है वो तो बहुत ज़बरदस्त है, जिस तरह के आपने डिटेल में बताया है। कुछ गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में भी मैं जानना चाहूँगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए भी, और साथ फिर आप अगर मुसलसल स्टडी को लेकर चलते रहें, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्टर्ब भी होकर रह जाते हैं। तो कुछ गैर निसाबी सरगर्मियों के बारे में बताइएगा, कृषि यूनिवर्सिटी में किस तरह से इस पर काम किया जाता है? जी, कृषि यूनिवर्सिटी में गैर निसाबी सरगर्मियाँ आपको जिसने बताया था कि हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ देने में, चाहे वो लैंड का कंप्रोमाइज़ हो चाहे वो रिसोर्सेज का कंप्रोमाइज़ हो। तो गैर निसाबी के अंदर हम स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इनके रिक्रिएशनल और एजुकेशनल ट्रिप्स होते हैं, और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जिसमें डिबेटिंग सोसाइटी भी शामिल है, ब्लड डोनेशन सोसाइटी भी शामिल है, एनवायरमेंटल सोसाइटी शामिल है। तो इस तरह की सोसाइटीज़ में स्टूडेंट्स काम करते हैं, लेकिन अगेन हम ऐसी चीज़ों पे एम्फसाइज करते हैं कि जो रिक्रिएशन के साथ कम्युनिटी सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। ज़बरदस्त। कम्युनिटी सर्विस की आप बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स ने जब अपने सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने होते हैं कि उन्होंने कौन सा प्रोग्राम जो है वो सिलेक्ट करना है, काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो चैलेंज बन जाता है। अगर प्रॉपर आपकी काउंसलिंग नहीं की जाती है, बताया नहीं जाता कि ये ट्रैक आपके लिए बेहतर होगा, तो काउंसलिंग के लिए क्या वहाँ पर इंतजाम हैं? जी, वी डू हैव स्टूडेंट काउंसलिंग डिपार्टमेंट और स्टूडेंट काउंसलिंग सेल है। जैसे अभी बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी का, तो हम जब स्टूडेंट आते हैं तो उसको हम बताते हैं कि वंस स्टूडेंट अगर एडमिशन ले रहा है बैचलर ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी में, तो हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ ईस्टर्न मेडिसिन सर्जरी है दैट इज़ पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम। सही। इकोसिस्टम इन अ सेंस कि हमारे पास एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है और ईस्टर्न मेडिसिन के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें कृषि इज़ द लीडिंग ब्रांड नेम। इसी तरह वी आर एसोसिएट विद द स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल विच इज़ एंडस हॉस्पिटल, और रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत स्टेट ऑफ आर्ट साइंटिफिक लैब्स हैं, और हमारे पास एक यूनिक हर्बेरियम है। हर्बेरियम मीन्स कि वहाँ वी हैव ऑल हर्ब्स अवेलेबल एंड दे आर बिल्कुल मॉडर्न साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे, दे आर DNA बार कोडेड। और क्योंकि तो स्टूडेंट्स को इस तरह बताया जाता है कि हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके पास क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। DNA बार कोडिंग का मैं थोड़ा सा इसमें बताना चाहूँगा कि इट्स अ यूनिक वे कि जो हम समझते हैं कि हर हर्ब, जिस तरह मिंट की एग्जांपल ले लें, हम समझते हैं कि हर मिंट जो है इट्स द सेम, लेकिन उसके जो थेराप्यूटिक इफेक्ट्स हैं जिसको हम तासीर कहते हैं, मिंट की कोई 20-21 इकसाम है और वो आप वैसे आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो इवन वी हैव द फैसिलिटी कि हम DNA लेवल पे जाके हर्ब्स को आइडेंटिफाई करके स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि हाउ अ पर्टिकुलर हर्ब इज़ यूज्ड इन हर्बल मेडिसिन। तो इस लेवल की फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। ज़बरदस्त, आई मस्ट अप्रिशिएट। और मैं बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को कहूँगी कि वो ज़रूर जब भी इंतखाब करें अपने प्रोग्राम को सिलेक्ट करने का, प्रॉपर काउंसलिंग जैसा कि कह रहे हैं कृषि यूनिवर्सिटी में दी जाती है, तो कृषि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक। बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम्स हैं, इसी तरह से आप इन पर काम करते रहें और स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुँचानी, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।